शब्दों की है तेज धार। एडिटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अगर मैं संसद के अंदर होता तो नरेश अग्रवाल का कॉलर पकड़ करके घसीट करके बाहर लाता। राज्यसभा में आकर कटघरे में खड़ा होकर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले रहा हूँ। जब बात हो देश की, जो करे यार आप मुझे क्या मुसलमान साहब ने पूछा कि दिग्विजय मोहम्मद कहे क्या आपसे? कहूँ मैं, ये आपको पूछ लेकिन रहा हूँ। आपका आरोप ये है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं कंफ्यूज था ना। कंफ्यूज इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आप इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप दिग्विजय सिंह को हिंदू नहीं मानते। जिसकी हिम्मत है अपार। इस चैनल का पूरा परिवार जो एक महान कार्य कर रहा है, इस भारत का बच्चा जब कभी विचार जागृत होगा, इनका ऋण कभी उतार नहीं सकता है। एक आवाज, एक विचार। सुदर्शन न्यूज, राष्ट्रहित सर्वप्रथम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। आज चलिए खबरों में बढ़ते हैं, लेकिन आज खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सुदर्शन न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की खूब सारी बधाइयां। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले में सभी पक्षों की जिस तरह सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत में बिहार और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि रिया के वकील ने कहा कि उन्हें किसी भी जांच एजेंसी की जांच से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसे रोका जाए। तो महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार का खेल यहां चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार क्यों रोक रही है सीबीआई जांच, ये एक बड़ा सवाल सामने आया है। तो रिया को भी सीबीआई जांच से गुरेज नहीं है, यहाँ पे वो बता रही हैं। तो सीबीआई जांच से किस किस तक आंच आ सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल अपने में निकल के आ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार। महाराष्ट्र सरकार क्यों रोक रही सीबीआई जांच? रिया को भी सीबीआई जांच से गुरेज नहीं। सीबीआई की जांच से किस किस तक आंच? सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार आमने सामने आ गई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी है और कहा है कि सीबीआई जांच का कोई तुक नहीं है, जबकि रिया के वकील ने कहा है कि उन्हें किसी भी जांच एजेंसी से गुरेज नहीं है। बिहार सरकार ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर ही मामले में दबाव में काम न करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के वकील सिंघवी ने कहा कि मुंबई पुलिस के पास केवल फरवरी से लेकर अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। बिहार पुलिस केवल 0 एफआईआर ट्रांसफर कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण पटना पुलिस की जांच राजनीति से प्रेरित है और चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी इस केस पर बात नहीं करेगा। महाराष्ट्र के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि इस मामले में बिहार सरकार अभियोजन को अपने हाथ में लेने के लिए जरूरत से ज्यादा बेकरार है। ये कानून और सीआरपीसी का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस तरह से सीबीआई जांच के लिए आदेश देना पूरी तरह संघीय ढांचे पर हमला है। केंद्र की तरफ से वकील ने दलील दी है कि मुंबई पुलिस ने तो कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की है और सुशांत की बॉडी पर चोट के निशान थे, इसलिए इस मामले की जांच करना जरूरी है। सवाल केंद्र और बिहार सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं कि आखिर सीबीआई जांच से किसी को गुरेज क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो वहीं सुशांत मामले में देश के शीर्ष अदालत में महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप लगा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार जहां दलील देती रही कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच सही दिशा में है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो बिहार पुलिस ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस शुरू से ही इस मामले में पॉलिटिकल प्रेशर में है। जबकि रिया के वकील से जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि आपको सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है, तो रिया के वकील ने जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सभी पक्षों की दलीलें दिखाते हैं एक बार। तो बिहार में आपको बता दें कि सुशांत को आखिर अब कब मिलेगा इंसाफ, इस पे एक बड़ा सवाल आ रहा है। नहीं थम रहा है सुशांत की मौत का सस्पेंस। तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण पटना पुलिस की जांच राजनीति से प्रेरित है और चुनाव खत्म होने के बाद ही इस पे कोई भी इस केस की बात नहीं करेगा। संघीय ढांचे पर हमला है सीबीआई जांच। आपको बता दें सुशांत के केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच का भी विरोध किया है। पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पनी जांच की प्रगति के बारे में बता चुके हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटियों का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अमेंडमेंट अधिनियम के 2005 के लागू होने से पहले ही कॉर्पोरेशन की मृत्यु हो गई हो। अदालत के फैसले के बाद बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का हक दिए जाने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को यह अधिकार प्राप्त है और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि इस कानून के संशोधन के समय लड़की के पिता जिंदा थे या नहीं। इसके मुताबिक 3 जजों की पीठ ने माना है कि यह संशोधन कानून जीवित सभी बेटियों पर लागू है और इससे कोई मतलब नहीं कि बेटी कब पैदा हुई। मालूम हो कि साल 2005 में इस कानून में संशोधन करके पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा देने का अधिकार दिया गया था। हालांकि इसे लेकर एक विवाद यह था कि यदि पिता की मृत्यु 2005 के पहले हो गई तो क्या यह कानून बेटियों पर लागू होगा या नहीं। इस संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला दिया है और इस फैसले से बहुत लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे अब यह फैसला पुराने समय से तरीके से लागू होगा। साल 2005 में कानून तो बन गया था कि बेटे और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की व्याख्या के संबंध में विचार विमर्श किया था और साल 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 विपरीत फैसलों का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पास भेजा गया। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों का 6 महीने में फैसला किया जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में सुबह दिन की शुरुआत जो है वो गोलियों के बौछार से हुई है। सूबे में बेखौफ बदमाशों ने बागपत जिले के कस्बा छपरौली निवासी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब हर रोज की तरह बीजेपी नेता संजय खोखर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बीजेपी का गुस्सा उबाल पर है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो 24 घंटों में रिपोर्ट मांगा, दोषियों को दंड देने की बात तक कह दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, गोलियों की गूंज से मची दहशत, बागपत में पसरा सन्नाटा। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष पर गोलियों की बौछार, शोक में परिवार, क्रोध में योगी सरकार। 24 घंटे में दिए कार्रवाई के निर्देश।
सीएम योगी का प्रण, दोषियों को मिले दंड। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तमाम ऑपरेशन चलाए जिससे यूपी के बदमाशों में दहशत जरूर है, लेकिन अभी भी यूपी की सड़कों पर यह बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। ताजा घटना बागपत से है, जहां दिन की शुरुआत गोलियों से गूंज उठी। हर रोज की तरह बागपत जिले के कस्बा छपरौली निवासी बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर मॉर्निंग वॉक पर निकले कि तभी लौटते वक्त उनके खेतों के पास कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बीजेपी नेता पर गोलियों की बौछार कर दी। 3 गोली लगने से संजय खोखर की मौके पर मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुन इलाके में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे निडर बदमाशों ने बेरहमी से बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही सूबे में दहशत का माहौल पसर गया है। पुलिस महकमे में भगदड़ मच गई है। संजय खोखर की हत्या के दृष्टिगत एवं अपराधों को रोक पाने में असफल रहने के कारण यूपी डीजीपी ने प्रभारी निरीक्षक छपरौली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो वहीं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री संजय खोखर जी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संजय खोखर जी के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध 24 घंटे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है इस प्रकरण में जवाबदेही भी तय की जाए। 24 घंटे में इस मामले की रिपोर्ट मांग ली गई है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया है कि तिलवाड़ा निवासी 52 वर्षीय संजय खोखर आज सुबह अपने नलकूप की ओर टहलने जा रहे थे। उसी बीच पहले से घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उन्होंने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल तो हत्या का कारण पता नहीं चला। वहीं पुलिस महकमा हत्यारों की तलाश में जुटा है। उत्तर प्रदेश में सीएम का प्रण है कि दोषियों को जल्द से जल्द दंड मिलेगा, लेकिन इस घटना पर आरोप प्रत्यारोप के दौर को भी हवा मिल रही है। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष की हत्या पर ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है पूरे प्रदेश में भय का माहौल है और संगीन अपराधों में लिप्त लोग सत्ता के साथ जुड़े हैं, अवैध काम कर रहे हैं। बागपत में पिछले सालों में स्थिति बेकाबू हो चली है। तो वहीं इस जवाब में वाराणसी दौरे पर पहुंचे सूबे के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि मुख्यमंत्री की रेटिंग बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है। मुख्यमंत्री जी की रेटिंग 1 नंबर की, और ये रेटिंग में सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर आता है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फार बेटर है, लेकिन हमने ये कभी बात नहीं करी कि हम 0 क्राइम देंगे। जहां कहीं अपराध होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और इसमें किसी एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी अपराध होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। दोषियों के खिलाफ योगी सरकार हर मोर्चे पर अलर्ट है और बाकी केसों की तरह ही बागपत मर्डर केस में भी कानून के हाथों से हत्यारे बच नहीं सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं यूपी में बीजेपी नेता की हत्या तो आपने देख ली, लेकिन उधर कश्मीर की घाटी में लंबे वक्त से आतंकी बीजेपी नेताओं को अपने निशाना बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर लगातार हो रहे हमले से पार्टी कार्यकर्ताओं में दहशत है। अब तक एक कर बीजेपी के 17 कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफों का सिलसिला 1 महीने से लगातार यहां जारी है। एक बार घाटी का हाल क्या है, आप भी खुद देखिए। जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिश रच रहे आतंकी नेताओं पर हमलों के बीच भाजपा को 8 झटके। जम्मू कश्मीर में मजबूत होती जमहूरियत से आतंकियों में बौखलाहट। आतंकी भाजपा नेताओं को बना रहे हैं निशाना। जम्मू कश्मीर में मजबूत होती जमहूरियत से आतंकियों में बौखलाहट है। इसी के चलते विभिन्न आतंकी संगठन जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिश रच रहे हैं। लोगों में खौफ उत्पन्न करने के लिए आतंकी संगठन नेताओं को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं मुस्तैद सुरक्षा बल आतंकियों की इन साजिशों को लगातार नाकाम करने में जुटा है। हाल के दिनों में नेताओं पर हुए हमलों के चलते भाजपा के 8 पदाधिकारी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा दिया है। इनमें भाजपा से जुड़े चरार-ए-शरीफ इलाके के प्रभारी वली मोहम्मद भट्ट, बड़गाम महासचिव इमरान अहमद पारे,
गुलाम मोहिउद्दीन शाह का नाम शामिल है। भाजपा नेता अशोक कोल और विभोद ने रविवार को भाजपा नेता अब्दुल हमीद पर हुए हमले की निंदा करते हुए ये दोहराया है कि पार्टी इस प्रकार के कायराना हमलों से डरने वाली नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार मैदान में डटे रहे हैं। प्रदेश की राजनीतिक और वर्तमान हालातों को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में वरिष्ठ नेताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से श्रीनगर राजभवन में मुलाकात भी की। सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता के अलावा महासचिव अशोक कोल पर आधारित भाजपा शिष्टमंडल ने उपराज्यपाल को पदभार संभालने की बधाई भी दी। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हो रहे हमलों के मद्देनजर सुरक्षा को और कड़ा करने पर जोर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि आखिर आतंकी जिस तरीके से नेताओं को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में किस तरह से उनकी सुरक्षा को बहाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का गठन किया गया। इस न्यास से देश की स्थापना 14 राज्यों के 80 संतों के साथ की गई है। हरियाली तीज के अवसर पर न्यास का पंजीकरण कराया और वृंदावन से 11 संत आए जो ट्रस्ट का हिस्सा है। आचार्य ने आगे कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की आजादी के लिए अन्य संतों और साधुओं को जोड़ने के लिए जल्द ही एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। संत समाज ने संकल्प लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसे हिंदू संत समाज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर शुरू करेगा। कृष्ण जन्मभूमि के लिए मुख्य विवाद शाही ईदगाह है, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बेहद करीब है। ट्रस्ट पहले से ही मस्जिद के बगल में 4.5 एकड़ भूमि का दावा कर रहा है और चाहता है कि इसे और मंदिर के अधिकारियों द्वारा आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए रंगमंच के रूप में उपयोग किया जाए। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से विश्व हिंदू परिषद दावा करती रही है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की आजादी उसके एजेंडे में है। हालांकि उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पारित किया गया था, धार्मिक स्थलों जैसे चर्च, मस्जिदों और मंदिरों को अलग धर्म के धार्मिक स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। अधिनियम की धारा 4 धार्मिक स्वरूप को पूजा स्थल के रूप में संरक्षित करती है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था। अधिनियम ये भी कहता है कि इस तरह के परिवर्तन के बारे में आगे बढ़ने वाली कोई भी अदालत अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएगी। हालांकि अधिनियम की धारा 5 ने विशेष रूप से राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद और इससे संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही को छूट दी गई थी। इस अधिनियम के तहत किसी धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगता है। कई भाजपा नेताओं के गंभीर विरोध के बीच अधिनियम पारित किया गया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद हिंदू समाज के प्रमुख संतों ने मथुरा और काशी में भी मंदिरों को उनके आसपास बनी मस्जिदों से आजाद कराने का संकल्प दृढ़ता से लिया है। तो जिन पायलट पर बगावत के आरोप लग रहे थे, जिनकी कहीं और लैंडिंग होने की बात हो रही थी, अब इन सभी बातों पर विराम लग गया है। कांग्रेस आलाकमान की कोशिशें पायलट को मनाने में कामयाब रही। गहलोत का जादू आलाकमान पर नहीं चला। अब सवाल है कि क्या पायलट को साजिश के तहत सत्ता से दूर करने की साजिश तो नहीं रची गई है? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी नाटक का अंत, पायलट की हुई घर वापसी, आला कमान ने मानी पायलट की बात, नहीं काम आया गहलोत का जादू, पायलट की हुई बड़ी जीत। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इन शब्दों से शुरू हुई राजस्थान की लड़ाई का अंत अब इन्हीं शब्दों के साथ हो रहा है। गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई आप सबने देखी, सुनी और समझी, लेकिन आखिर राजस्थान के सियासी नाटक के अंत से किसकी जीत हुई, गहलोत की या पायलट की? आइए समझते हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है,
खाली लोगों को लड़वा रहा है। पायलट को कहेगा ये कटु शब्द गहलोत के तल्ख तेवर को बयां कर रहे हैं। पायलट को सत्ता से किनारे लगाने का गहलोत का ये प्लान फेल हो गया है। आला कमान पर पायलट की जादूगरी नहीं चल पाई है। गहलोत ने पायलट को नकारा निकम्मा तो करार दिया है, लेकिन जब पायलट की बारी आई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, हर इंसान, लेकिन उसको मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। पायलट ने बड़ी ही शालीनता से अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने संस्कार की बात की। अब सवाल है कि क्या पायलट को एक साजिश के तहत पार्टी से निकालने की कोशिश की गई, जो कामयाब नहीं हुई। 1 महीने तक चली सियासी जंग में जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर नजर आए, जबकि सचिन पायलट की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि गहलोत बहुत पहले से पायलट को पार्टी से दूर करने की कोशिश में लगे थे। आला कमान ने जब सीएम की कुर्सी गहलोत और डिप्टी सीएम का पद सचिन पायलट को दिया था, तब से यह तकरार बनी रही। गहलोत ने खुद बताया था कि उनकी सचिन पायलट से कई महीनों तक बात नहीं हुई, यानी डिप्टी सीएम का पद होते हुए भी पायलट को कोई काम नहीं करने दिया गया। सभी फाइलों को देखना और सारा कार्य करना सिर्फ गहलोत ने अपने जिम्मे रखा। फिर गहलोत की तरफ से एसओजी का गठन किया गया। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में राजद्रोह की धारा में पायलट को नोटिस भेजा गया। पायलट ने सब्र रखते हुए गहलोत की तरफ से की जा रही प्लानिंग को दरकिनार किया, लेकिन जब बात स्वाभिमान की आई तो पायलट ने अपने गुट के साथ गहलोत का साथ छोड़ दिया। पायलट के जाने से गहलोत को पूरा मौका मिला। पहले गहलोत ने पायलट से डिप्टी सीएम पद छीना, प्रदेश अध्यक्ष पद छीना और फिर गहलोत ने साम दाम दंड भेद सब अपनाकर पायलट को पार्टी से निकालने की कोशिश की। यहां तक विधानसभा स्पीकर को बोलकर पायलट के विधायकों को अयोग्य करार दिया गया। पायलट ने ये लड़ाई राजस्थान हाईकोर्ट में लड़ी। इस बीच गहलोत के तेवर तल्ख रहे। वे पायलट पर आरोपों की झड़ी लगाते रहे और पायलट हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे। इस बीच गहलोत ने बीजेपी नेताओं का नाम फोन टैपिंग में उछाला, बीजेपी पर आरोप गढ़े। गहलोत ने यहां तक कि राज्यपाल कलराज मिश्र को भी किया, उन पर विधानसभा सत्र बुलाने का दबाव बनाया। गहलोत ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाकर सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा और फिर जब विधानसभा सत्र की तारीख तय हुई तो गहलोत का बयान आया कि अगर बागी आला कमान से मिलकर आएंगे तो हम गले लगा लेंगे। फिर आला कमान ने पायलट को मना लिया और गहलोत जो खेल रच रहे थे वो फेल हो गया। जिन गहलोत को जादूगर कहकर बुलाया जा रहा था, उनका जादू आला कमान पर नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।